गुड इवनिंग बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर मैं बनाऊंगा, लेक्चर नंबर 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये 3rd लेक्चर है। ठीक है, अब इसमें पहले देख लेते हैं कि टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसके अंदर हम टॉपिक्स कौन से पढ़ने वाले हैं, तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट वाला, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तीसरा टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, या फिर इसको तुम क्या बोल सकते हो, मेल गैमेटोफाइट, या फिर तुम इसको बोल सकते हो मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, 4th पॉइंट स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे, फिर पढ़ना डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि मेल गैमेटोफाइट, इसका डेवलपमेंट पढ़ना है हमने। फिफ्थ पॉइंट होगा इसमें हमने पढ़ना है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होगी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन वायबिलिटी क्या होती है। दूसरा, कुछ स्पीसीज की वजह से पोलन एलर्जी भी होती है, उनके बारे में भी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, ये डिप्लॉइड होता है, यानी कि डिप्लॉइड का मैं बोलूं कि जो इसकी प्लॉइडी होगी वो 2n होगी। ठीक है, और इसके अंदर हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, एमएमसी मिलेंगे। एमएमसी बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो, या फिर इनको पीएमसी बोल लो, पोलन मदर सेल। ठीक है, और इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। टॉपिक को ध्यान से कवर करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी बन सकता है। ठीक है, प्लॉइडी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिलेगा, डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है, और उसके अंदर बहुत सारे एमएमसी होते हैं। ठीक है, एमएमसी बोल लो या फिर पीएमसी बोल लो। यहां से अपनी जो प्रोसेस स्टार्ट होगी उसको मैं नाम दूंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसको मैं नाम दूंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इसके अंदर होगा, मैं बोल सकता हूं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of haploid microspore from diploid microspore mother cell, या फिर बोल लो पोलन मदर सेल। ठीक है, किसके थ्रू मियोसिस। इसमें डिवीजन कौन सी होगी, म्यूटिक डिवीजन होगी या फिर मियोसिस के थ्रू होगा, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या करना है,
देखो बेसिकली यहाँ पे अपने पास होगा एक एमएमसी। एमएमसी से क्या बन रहा है? एमएमसी से बन रहा है अपना माइक्रोस्पोर। एमएमसी से बन रहा है अपना माइक्रोस्पोर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और 4 को हम बोलते हैं, ये बना अपना टेट्राड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टेट्राड। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं अब ये वाली प्रोसेस पूरी समझाऊंगा। ये अपना डिप्लॉइड हो गया, यानी कि इसकी प्लॉइडी हुई 2n, और ये अपने सारे हैप्लॉइड हो गए, तो इनकी प्लॉइडी हुई n। और प्लॉइडी से बच्चों क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो प्लॉइडी से जो क्वेश्चन बनेगा वो तुम याद रखना। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोसेस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मैंने अभी बताया था तुम्हें एमएमसी से क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहा है। एमएमसी से क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहा है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? मियोसिस के थ्रू बन रहा है। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। मियोसिस का मतलब यानी कि यहाँ पे होगी रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे हुई रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर? फिर उसके बाद है कि प्रोसेस चलती कैसे है। मान लिया अपने पास क्या एक एमएमसी है, इसको बोलो तुम एमएमसी। एमएमसी एमएमसी में क्या हुई? यहाँ पे हुई मियोसिस 1। यहाँ पे हुई तुम्हारी मियोसिस 1। मियोसिस 1 होती है तुम्हारी रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम बोलते हैं, ये होगी रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा? एक से बनेंगे 2 सेल। एक से बनेंगे 2 सेल। ये बन गई एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बने, इसको हम बोलते हैं डयाड ऑफ सेल्स। डयाड ऑफ सेल्स, डयाड का मतलब 2 सेल। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे अगर मैं चलूं तो यहाँ पे हो जाएगी मियोसिस 2। यहाँ पे हो जाएगी बच्चों मियोसिस 2। और मियोसिस 2 होती है जो, वो होगी इक्वेशनल डिवीजन। वो होगी तुम्हारी इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब इक्वेशनल डिवीजन होगी, 2 से बनेंगे 4, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो रहेंगे सेम। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 तुम्हारे ऐसे माइक्रोस्पोर बने। 4 को हम बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल्स। ये बने 4 सेल्स। ठीक है, तो पूछा जाता है एक एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? तो वो तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे तुम्हारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं टोटल 4। ठीक है, कौन सी डिवीजन के थ्रू? मियोटिक डिवीजन के थ्रू। मियोटिक डिवीजन के थ्रू। मियोटिक डिवीजन में भी पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस 2 के बारे में। ठीक है, ये वाली बात बच्चों याद रखनी है। अब इसकी प्लॉइडी होगी 2n, ये बनेगा डिप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी ये भी n होगा, ये भी n होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला था मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है, n नंबर सेम रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 2 हुई है और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होती है। ठीक है, तो ये होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऐसे होती है। क्लियर? अब हम जो नेक्स्ट है अपना टॉपिक वो क्या है? अब जो माइक्रोस्पोर बना है ना ये, अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में, यानी कि अब चलेगा यहाँ से माइक्रोस्पोर के बारे में। माइक्रोस्पोर के बारे में नेक्स्ट वाला टॉपिक ये होगा। कोई माइक्रोस्पोर के बारे में स्टार्ट करना है टॉपिक, तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं माइक्रोस्पोर के बारे में। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। तो देखो अब है हमारा टॉपिक माइक्रोस्पोर के बारे में। अब जो ये माइक्रोस्पोर है ना,
जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा फिर डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो जाके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, तो बनाएगा पोलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। इसमें अक्सर क्या होता है, जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाता है, जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाता है पोलन ग्रेन, यानी कि जो माइक्रोस्पोर है उससे क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है। अब मैच्योरिटी में क्या होगा, जैसे कि जो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं तुम्हें, जो जैसा कि हमें पता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वो स्पोरोजिनस टिश्यू जब एंथर मैच्योर होगा, जब एंथर मैच्योर होगा तो उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर होते हैं, और वही माइक्रोस्पोर देखो मैंने यहाँ बताया, माइक्रोस्पोर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट होंगे तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तुम्हारे पोलन ग्रेन के अंदर, वो तुम्हारे हो जाएंगे पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो पोलन ग्रेन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलन ग्रेन तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गेमिटोफाइट को, हर एक पॉइंट को नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है, मेल गेमिटोफाइट को, ये चीज मैंने यहाँ पे एक बार बता दी है, ठीक है। मैच्योरिटी का मैं केस बता रहा था, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है मैच्योर होके डिहाइड्रेट होके वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पोलन ग्रेन है उसी को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं अब मेल गैमेटोफाइट के बारे में, ठीक है, यहाँ से अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ से अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये बन गया अपना नया टॉपिक। ये जो पोलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ये अंदर की साइड में बना रहा हूँ, ये वाला, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, और ये जो मैंने लेयर बनाई है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बनाई है मैंने ये वाली होगी तुम्हारी इंटाइन, और ये वाली होगी तुम्हारी एक्साइन, बाहर वाली, ठीक है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, हाँ, एक सेकंड भाई, ये है तुम्हारी इंटाइन, और ये बना दी मैंने एक्साइन। एक्साइन को मैंने कहीं से देखो फ्री कर दिया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जर्म पोर, अभी बताऊंगा सारी बातें मैं एक्चुअल में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, देखो ये बाहर जो बनाई है ये है तुम्हारी एक्साइन, ये है तुम्हारी इंटाइन, और ये सबसे अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको तुम बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड को हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म, इसको हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। बेसिकली क्या बोला जाता है, जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, उसके पास जो लेयर प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरोडम, उसको हम नाम देते हैं स्पोरोडम,
और स्पोरोडर्म में दो होती हैं अपने पास, एक को बोल दो एक्साइन और एक को बोल दो इंटाइन। एक को बोल दो एक्साइन, एक को बोल दो इंटाइन। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली एक अपर्चर दिखाई है मैंने, जिसको मैं नाम दूंगा दैट इज जम पोर या फिर जम अपर्चर। ठीक है, जरम पोर का नाम दूंगा मैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट में। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, जो पोलन ग्रेन है, अब जो उसकी लेयर हो गई वो हो गई स्पोरोडर्म। अब स्पोरोडर्म में एक बनी है एक्साइन तो दूसरी बनी है इंटाइन। एक बनी है एक्साइन तो दूसरी बनी है इंटाइन। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, जो एक्साइन होगी वो होगी आउटर लेयर, वो होगी बच्चों आउटर लेयर। ठीक है, उसके बाद फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है कंपोजिशन पे। कंपोजिशन पे क्वेश्चन कि जो एक्साइन लेयर है वो किससे बनी होती है। एक्साइन लेयर बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, ये वाला पॉइंट तुमने याद रखना है, स्पोरोपोलिनिन से। अब जो स्पोरोपोलिनिन है वो क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, वो एक कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब जो अगर मैं बात करूं कि जो अपने पास स्पोरोपोलिनिन है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऐसा माना गया है कि जो स्पोरोपोलिनिन है ना, एक स्पोरोपोलिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, इस पे ना किसी एंजाइम का अभी तक कोई असर हुआ, ना कोई हाई टेम्परेचर का, ना कोई प्रेशर का। ठीक है, यानी कि बाहर वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई एसिडिक मीडियम, किसी चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय, इस पे आज तक किस किस का फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ, अलग दिखा दूं मैं, इससे दिखा दूं, चलो किस किस का नहीं पड़ा। ना तो कोई ऐसा एंजाइम बना जो इसको डिग्रेड कर सके, ठीक है, ना ऐसा कोई एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम, एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया मैंने। ठीक है, ना इसका हाई टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ता। ठीक है, और ना फिर कोई अदर एक्सटर्नल फैक्टर में बोल सकता हूँ। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का, इसलिए जो बाहर की लेयर है उसके अंदर स्पोरोपोलिनिन होता है, और स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन बेसिकली क्या होगा। अब अगर वो इतना रेसिस्टेंट है तो वो किस में होगा, प्रोटेक्शन इन नेचर में। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो हाईली रेसिस्टेंट टू, ये वाला पॉइंट भी बोल सकते हो हाईली रेसिस्टेंट टू, कि किस किस चीज का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट हम चल रहे हैं, ये होगा इसका। अब देखो, ये आउटर लेयर है। ठीक है, अच्छा, एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कहाँ नहीं होगा, स्पोरोपोलिनिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, तो स्पोरोपोलिनिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, जहां पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है जरम पोर। ठीक है, जहां पे प्रेजेंट होता है कौन, जरम पोर। ये जो पॉइंट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये याद रखने के हैं। ठीक है, जरम पोर। अब जरम पोर का पूछ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है जरम पोर का। जरम पोर ये वही पोर है, पोर थ्रू विच, पोर थ्रू विच पोलन ट्यूब
जर्मिनेट। ठीक है, यहीं से जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होती है। ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखना है। एक्साइन के बारे में यही पढ़ना है हमने। अब दूसरा, उसके बाद आ जाओ इंटाइन के बारे में। इंटाइन से पूछा जाता है कंपोजिशन। इंटाइन में पूछा जाता है कंपोजिशन कि जो कंपोजिशन है वो क्या होगी। ये तुम्हारी बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलके। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंटाइन बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन से। दूसरा, ये अंदर वाली लेयर है, ये इनर लेयर है, और ये तुम्हारी आउटर लेयर मैंने बताई दी है। ठीक है, तो ये दो यही स्पोरोडर्म होती हैं जो पोलन ग्रेन के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो स्ट्रक्चर हुआ। अब हम डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो, फिर यहाँ पे बनाया था मैंने एमएमसी, और एमएमसी से क्या बने थे, एमएमसी से बने थे 4। मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऐसे कुछ इस फॉर्म में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारा एमएमसी, और ये तुम्हारे बने टेट्राड। टेट्राड यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये बने तुम्हारे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये लेयर है ये फिर यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन। ठीक है, इनके बिटवीन, और यहाँ पे भी। ठीक, यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी लेयर है, उसको हम नाम देते हैं कैलोज वॉल। ठीक है, कैलोज वॉल। ठीक है, फिर क्या होता है जब ये डिसोसिएट होना स्टार्ट होती है, याद रखना बच्चों, ये डिसोसिएट होती है, डिसोसिएशन स्टार्ट्स। जब इसका डिसोसिएशन होना स्टार्ट होता है तभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है पोलन ग्रेन का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आएगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से एक माइक्रोस्पोर निकला, ये 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोर है। यहाँ से मैं से लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ से निकला एक माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये एक माइक्रोस्पोर है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है एक माइक्रोस्पोर। अब जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, इस माइक्रोस्पोर के अंदर चेंज क्या हो रहा है, इसके अंदर देखो, एक तो देखो जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इवन यहाँ पे भी बना लो, जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, अब वो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वो पेरीफेरी की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। ये अब धीरे 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 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी क्या हो जाएंगी, वैक्यूल्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब जो बहुत सारी वैक्यूल्स हैं ये फ्यूज हो जाएंगी, यानी कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो फ्यूजन ऑफ वैक्यूल्स एंड शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियस की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये इसको बोल सकते हो शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की शिफ्टिंग हो रही है। तो उसके बाद क्या बन रहा है, अब उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप है,
और ये बहुत सारी वैक्यूल्स जो बनी है ना, ये वाली, ये सारी वैक्यूल है, ये सारी वैक्यूल है, इनका फ्यूजन करवा दो। फ्यूजन का मतलब देख लो एक बार, फ्यूजन में एक बन जाएगी बहुत बड़ी सारी वैक्यूल, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये कब होगा, जब यहाँ पे पोलन ग्रेन माइटोसिस फर्स्ट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे, अब जो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे जो तुम्हारी माइटोसिस होगी, यहाँ पे जो तुम्हारी माइटोसिस होगी वो होगी बच्चों एसिमेट्रिक, वो होगी एसिमेट्रिक। और जो एसिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे एसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, कुछ इस टाइप से लगा लो, ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स। और एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे तुम्हारे अनइक्वल सेल्स, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब तुम्हारी यहाँ पे क्या हो रही है, पोलन ग्रेन माइटोसिस 2, ठीक है, माइटोसिस 2 यानी कि सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यही सेल, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट कर दी, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट कर दी, एक ये सेल रह गया, दूसरा वो वाला सेल रह गया, ठीक है। अब जो छोटे वाला सेल है, ये वाला, इसको तुम नाम दे दो जेनरेटिव सेल, इसको तुम नाम दे दो जेनरेटिव सेल। और जो बड़े वाला सेल है यानी कि ये वाला, इसको तुम नाम दे दोगे वेजिटेटिव सेल का, इसको तुम नाम दे दोगे वेजिटेटिव सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, जब उसका डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ से 2 सेल बने हैं, ठीक है। अब 2 सेल अभी तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, डेवलपमेंट आगे भी चल रहा है इसका। देखो यहाँ पे देखो, अब आती है शेडिंग या फिर पोलिनेशन बोल सकते हो, एक बार इसको नोट करना, इससे नेक्स्ट में चल रहा हूँ। यहाँ पे अब आती है, यहाँ पे अब मैं बात कर सकता हूँ कि जो शेडिंग या फिर इसको बोल सकते हो पोलिनेशन, शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ से क्वेश्चन आया भी है और आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बना दो, एक बना दिया मैंने 60% एंजियोस्पर्म, एक मैंने बना दिया 60% एंजियोस्पर्म, और एक मैंने बना दिया 40% एंजियोस्पर्म, 40% एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जो 60% एंजियोस्पर्म होंगे वो तो क्या होंगे, वो शेड हो जाएंगे एट 2 सेल स्टेज के अंदर, 2 सेल स्टेज के अंदर। अब 2 सेल स्टेज में क्या बोला, 2 सेल स्टेज में क्या बोला, एक को बोल दिया जेनरेटिव सेल तो दूसरे को बोल दिया वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये होंगे शेड 3 सेल स्टेज के अंदर, 3 सेल स्टेज के अंदर। 3 सेल में क्या क्या बनेगा, एक तो तुम्हारा बनेगा वेजिटेटिव सेल, दूसरा जो जेनरेटिव सेल होगा, जो जेनरेटिव सेल होगा उससे बनेंगे तुम्हारे 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। तो 2 सेल ये रहे और 1 सेल ये रहा, तो टोटल 3 सेल इसके बने 40% एंजियोस्पर्म के। अब फिर पूछते हैं कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, इनकी फीचर्स क्या क्या होंगे, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल की फीचर्स क्या क्या होंगी। जो जनरेटिव सेल होगा, फर्स्ट फीचर, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा। सेकंड, इसका रेगुलर न्यूक्लियस होगा, रेगुलर न्यूक्लियस का मतलब रेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। तीसरा मैं बोल सकता हूँ
ये फ्लोट करेंगे वेजिटेटिव सेल में, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, फिर शॉर्ट या फिर स्मॉल साइज। ठीक है, क्लियर। दूसरा अगर मैं बात करूं कौन सा है, अभी वेजिटेटिव सेल, दूसरा है वेजिटेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल होगा वो क्या कर रहा है, वेजिटेटिव सेल्स की फीचर्स, अगर वो स्मॉल है तो ये कैसा होगा, ये लार्ज सेल होगा। अगर उसका डेंस साइटोप्लाज्म है तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, लाइट साइटोप्लाज्म होगा। अगर उसके पास रेगुलर न्यूक्लियस है तो इसके पास इर्रेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एक पॉइंट जो तुमने नोट करना है, जो जनरेटिव सेल होगा, जनरेटिव सेल फ्लोट करेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, जो जनरेटिव सेल होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है अपना पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ it is the ability of pollen grain, it is the ability of pollen grain, it is the ability of pollen grain to germinate on land on stigma, ability of pollen grain up to which कर लो, up to which it can retain to germinate on land on stigma, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद कितने टाइम तक वो वाइबल रह सकता है जर्मिनेट करने के लिए, दैट इज पोलन वाइबिलिटी। ठीक है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी का मतलब, जैसे मैं बोलूं, जैसे अगर मैं बताऊं कि मान लो अपने पास राइस की स्पीसीज है, वीट है, ठीक है, दोनों किस में आती हैं, सीरियल्स के अंदर। तो इसमें जो इनका वाइबिलिटी, पोलन वाइबिलिटी होगी वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स। ठीक है, जबकि जो कुछ स्पीसीज हैं, फॉर एग्जांपल रोजानेसी फैमिली, जो उसके बाद है सोलानेसी फैमिली। ठीक है, इन फैमिली के जो स्पीसीज होंगी वो काफी लंबे टाइम तक उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वाइबल रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में सम अप करूंगा मैं। अब जो नेक्स्ट आ रहा है अपना, अब कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एलर्जी कोज करते हैं, पोलन एलर्जी। ठीक है, वो कौन से होंगे, तो उनका अगर मैं जिक्र करूं, जैसे कि सपोज किया अपने पास एक है पार्थेनियम, ठीक है, जिसको तुम बोलते हो कैरेट ग्रास, इंपोर्टेड हुई थी वीट के साथ ही। ठीक है, या फिर तुम और एग्जांपल ले सकते हो अमरेंथस का। ठीक है, ये दोनों स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें पोलन एलर्जी होती है। ठीक है, ये तो इंपोर्टेड हुई थी वीट के साथ। अब इसमें जो लास्ट टर्म मैं बता रहा था, वो कौन सी थी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या थी, अगर मैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करूं तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में देख लो एक बार, जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनको एथलीट्स यूज कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स को एथलीट्स यूज कर रहे हैं, किसके लिए, एज अ सप्लीमेंट्स, एज ए
सप्लीमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, ये हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। उसके बाद अब सप्लीमेंट्स में यूज कर रहे हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये एनहेंस करेंगे किसको, स्टेमिना एंड एंड्योरेंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। और अच्छा, जो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पोलन ग्रेन्स की कुछ आती हैं वहां पे टैबलेट्स, कुछ वहां पे बनाई जाती हैं टैबलेट्स। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है पोलन टैबलेट का, और वो एग्जांपल तुम्हें दे रखा है किसका, इंग्लैंड का दे रखा है, ठीक है। तो वो चीज भी तुम एक बार नोट करना। ये चीज हो गई। अब फिर पूछ लेते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं तुम्हें, यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि जो पोलन बैंक है वो क्या होते हैं। पोलन बैंक होते हैं सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कुछ सेंटर्स होते हैं, उनको हम पोलन बैंक बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि जो पोलन बैंक है या फिर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको कितने टेम्परेचर पर और किस लिक्विड के अंदर, ठीक है, के अंदर स्टोर किया जाता है। तो उनको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। दूसरा किसके अंदर स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पोलन ग्रेन का, या फिर मैं बोलूं कि मेल गैमेटोफाइट अपना हुआ खत्म। लेक्चर नंबर 3 यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम पिस्टिल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।